बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। नवल इश्क एक तमन्ना, किस्त नंबर 1 और 2, मुसन्फ़ा मोमिना शाह। सूरज की रोशनी दूर उफ़क़ पे फैली थी। कराची की ट्रैफिक सुबह से लेकर शाम तक मशहूर शहरों पर ऐसी फैली थी कि कदम धरने की भी जगह ना मिलती। आज भी हर रोज़ की मानत दिन था। वो पिछले एक महीने से जॉब ढूंढने के चक्कर में ख़ुद को ख्वार कर रही थी। कल वो जिस दफ्तर गई थी वहाँ उसकी दोस्त काम करती थी। उसकी दोस्त की ऑफिस में पर्सनल सेक्रेटरी की सीट खाली थी और उसकी दोस्त ने उसे पूरी उम्मीद दिलाई थी कि ये नौकरी उसे दिलवा कर रहेगी। और इस वक्त वो दफ्तर की ऊंची इमारत के सामने खड़ी थी। टेंशन के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। वो बहुत दुआएं करती रही थी ये नौकरी मिलने की। उसे सच में उस नौकरी की शदीद ज़रूरत थी और उसे आज अपना इंटरव्यू बहुत अच्छा देना था कि उसे ये नौकरी मिल जाए। उसने अपने बैग के स्टेप को मजबूती से थामा और कदम दफ्तर की समत बढ़ा दिए। वो ऊपर आकर वेटिंग एरिया में अपनी बारी का इंतज़ार करने लगी। चंद लड़कियों के बाद उसकी बारी है। उसने डरते डरते दरवाज़ा ना किया। उसे अंदर आने की इजाज़त मिली तो वो सलाम करती कुर्सी पर बैठ गई। सामने दो मर्द इंटरव्यू के लिए बैठे थे। तीसरा भी कोई वहाँ गिलास वाल के पास खड़ा था। गिलास वाल के पास खड़े शख्स की पोस्ट थी वो देख सकती थी। बहरहाल वो अपनी नश्त पे बैठी थी। वो बेहद कन्फ्यूज सी बैठी थी। उसने बेचैनी से अपने चेहरे पे हाथ फेरा। आपका नाम? सामने बैठे आदमियों में से एक ने पूछा। सावरी। उसने थूक निकल कर कहा, मिस सावरी, इससे पहले आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस? इस सवाल पर तकरीबन सावरी का मुंह बना था क्योंकि वो जहाँ भी जाती जॉब एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। नो एक्सपीरियंस सर, क्या आपको नहीं पता कि इस जॉब के लिए कम अज़ कम 3 साल का तजुर्बा होना ज़रूरी है? इस शख्स ने कदरे अफसोस से कहा, मैं जानती हूँ सर, पर मुझे इस नौकरी की अशद ज़रूरत है। सावरी ने हिम्मत करके कहा, देखें, ऐसे तो आजकल इतनी लड़कियां आई और सभी को उस काम की अशद ज़रूरत है, पर हम तो ये नौकरी उसी इंसान को देंगे जो इस पोजीशन के काबिल हो। मैं समझ सकती हूँ, पर मेरा यकीन कि मैं बहुत अच्छे से काम करूँगी। आप लोग मौका तो दें प्लीज़, इट्स जस्ट ए रिक्वेस्ट। उसने थोड़ी समझत की। मोहतरमा, यहाँ हमने कोई सोशल सर्विस की मुहिम शुरू नहीं की कि हम यहाँ किसी इंसान की काबिल सिफर होने के बावजूद उन पर रहम या तरस खाकर उन्हें नौकरी प्लेट में रख कर फराहम कर दें। गिलास वाल के पास खड़े शख्स ने बगैर मुड़े सर्द कुचली आवाज़ में कहा, सर, जब कोई मौका देगा ही नहीं तो काबिलियत का अंदाज़ा कैसे होगा? सावरी ने बामुश्किल अपनी नागवारी को छुपाया था। इम्प्रेसिव, दलीलें आप काफ़ी अच्छी दे देती हैं। वो शख्स मुड़ा था। वो बिलाशुबा एक बेहतरीन पर्सनैलिटी का मालिक था। सावरी इसकी पर्सनैलिटी से अच्छी खासी मरूब हुई थी। सर, मैं काम भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ, उसने संजीदगी से कहा। मुबशिर, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है? वो शख्स मोतबिर से चाल चलता अपनी नशे संभाल चुका था। सर, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इस बात से सावरी की हिम्मत मजीद बांधी थी। वो अपना दुपट्टा अच्छे से दुरुस्त करके बैठी थी, पर सामने बैठे लोगों ने अब उसके हुलिया को जायज़ा लेते नज़रों से देखा था। हम आपको नौकरी दे देते, पर आपका हुलिया ऐसा नहीं कि आपको यहाँ नौकरी दी जा सके। उस शख्स ने संजीदगी से कहा, सर, मैं अपना हुलिया बदल लूँगी, प्लीज़, मुझे इस नौकरी की अशद ज़रूरत है। उसने झट कहा, ठीक है, हम आपको जल्द इन्फॉर्म कर देंगे अगर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हुई तो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सावरी गहरी सांस लेकर उस कैबिन से निकली थी। बाहर निकलते ही उसकी दोस्त उससे टकराई थी। क्या हुआ? इंटरव्यू कैसा हुआ? उसकी दोस्त उसके हाथ थाम कर खड़ी। पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पे नौकरी मिलेगी भी या नहीं। उसका लहजा हारा हुआ था। डोंट वरी, मैं भी किसी से बात करती हूँ, ओके, परेशान ना होना। उसकी दोस्त ने उसके कंधे पे हाथ रख कर तसल्ली दी। नौकरी मिली या नहीं? भाभी ने उसके घर में घुसते ही पूछा। कॉल करके इन्फॉर्म करेंगे। उसने थके थके से अंदाज में अपने कदम घसीटे। अगर तुम्हें नौकरी नहीं मिली ना सावरी, तो हम दर बदर हो जाएंगे। भाभी की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। आप परेशान हो भाभी, यहाँ से नौकरी की उम्मीद है, उसने नरमी से कहा। तुम्हारे भाई की दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। उन्होंने पानी का गिलास उसकी सिमत बढ़ाया। पानी ठंडा नहीं है। नहीं, मैंने फ्रिज बंद कर दिया, बिल बहुत ज़्यादा आया। उसने दिली से सार हिलाया था। ट्यूशन वाली ने भी जवाब दे दिया और स्कूल से भी नोटिस आ गया। भाभी की आंखें एक बार फिर भीगने लगी थी। आप परेशान हो भाभी, बस दुआ करें। उसने फर्श को घूरते कहा, हूँ सबरी, अब तो ऐसा लगता है कि हमारी दुआएं भी अर्श तक नहीं पहुँचती। भाभी का लहजा बेहद मायूस कौन था। भाभी, परेशान हो और मायूस ना हो, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। सावरी की आंखें अब भीगने लगी थी। मायूस नहीं हूँ, पर भाभी के लब फड़फड़ाए थे। अब परेशान हो, उसने उनके हाथ थपथपाए थे। हम उन्होंने सर को जुम्बिश दी। ये साला कौन है? वो आंखें चुंधिया कर बोले, ये वही है जिसकी सफारी तुम्हें देना चाहते हैं हम।
सामने खड़ा शख्स जिसका लिबास कीमती था वो एक बहुत बड़ी आसामी था। ये इस अंकल को वैसे मरवाने का क्यों है? उसने नज़रें घुमाकर सामने वाले की बड़ी तोंद को एक नज़र देखा था। मुझे किसी ने कहा था कि तुम काफ़ी अच्छा काम करती हो, पर तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ये कौन है वो शख्स। उसकी इतनी कम जनरल से बेजार आया था। ओ तुंदू अंकल, तू किसी को मरवाने की सफारी देने को आया है तो इन्फॉर्मेशन तो तुझे देनी पड़ेगी ना। जानती तो मैं तेरे बाप के बारे में भी है, पर क्या है कि मेरे काम का एक फॉर्मेट है और मैं काम अपने हिसाब से ही करती है। मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं। उसके तेवर लम्हों में बिगड़े थे। नहीं, वो मेरा मकसद नहीं था। वो शख्स सटापटाया था। चल बस नोटंकी बंद कर और बता कितने देगा। वो दरअसल मुद्दा पे आई थी। 50 लाख। उस शख्स ने दरिया दिली से कहा। 50 लाख? उल्लू समझा है क्या? उठ निकल, नहीं तो तेरा ही पत्ता काट जाएगा। वो लम्हों में खूनखार हुई थी। अरे तुम तो खफा हो रही हो। वो शख्स खुशामदी हुआ था। तो बात तो ऐसी करेगा तो ऐसा ही होगा ना। उसे गुर का गोया है। तुम ऐसा करो, तुम बता दो कितना लोगे। वो सर आसमान की तरफ उठाकर मुस्कुराई थी। धूप की हल्की हल्की किरणों से उसका चेहरा दमक उठा था। 3 करोड़। 3 करोड़, ये बहुत ज़्यादा। वो शख्स उसके बिगड़े तेवर देकर रुका था। खज्जल सा था और थूक निकलकर झट गोया हुआ था। बहुत कम है हाँ, ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। तो पैसे जैसे ही मुझे मिलेंगे तुम्हारा काम हो जाएगा। उसने एक शान से पैर पे पैर डाला। जी ठीक। वो मुस्कुराकर कहता वहाँ से निकल गया था। वो सर कुर्सी की पुश पे टिका गई थी। बहुत काम करना, तैयार रहो, तुम्हारी मौत का परवाना तुम्हारे करीब आ रहा है। वो खुद से बुड़बुड़ाई थी। कॉन्फ्रेंस अरेंज कर दी। वो ब्लैक कोट झटक कर पहनते मुस्तफसिर हुए। जी सर। उसका पर्सनल असिस्टेंट मुस्कुराकर गोया। हम ठीक। मुखालिफ पार्टी की जानिब से कोई नया बयान आया? उसने परफ्यूम उठाकर खुद पे छिड़का। नहीं सर, अभी तक तो नहीं। हैरत की बात है, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की। वो तमस्कर से हंसे। चुप बैठने वालों में से तो नहीं। वो लोग सारे यकीन अंदर ही अंदर कोई ना कोई खिचड़ी पाक रही होगी। मीर आलम खान ने मुस्कुराकर उसे देखा। कलाई पे घड़ी बांधते वो गहरे सी सांस लेकर सर झटक गए थे। मेरी काफ़ी। मीर आलम खान ने एब्रो झुकाकर पूछा। सॉरी सर, मैं बोल कर आया। मुस्तफ़ा ने झटका। नहीं रहने दो। उन्होंने उसे रोका। अभी 5 मिनट में बन जाएगी। उसने रोक कर कहा। इट्स ओके, रहने दो। अब उनका लहजा कदरे दोष था। ओके सर। वो सादा मन से कहता उनके पीछे लपका था। भाई मीर आलम खान अपनी छोटी और सबसे प्यारी बहन की पुकार पर रुके थे। जी कहिए, क्या काम है हमारी गुड़िया को? उनका लहजा यकदम शफकत की बारिश में भीगा था। भाई क्या, मुझे जब आपसे कोई काम होगा तब मैं आपके पास आऊँगी। उस गाल खफकी से फूले थे। हाँ, ऐसा किसने कहा? मीर आलम खान ने लाड उठाते लहजे में कहा। भैया आपने ही कहा। कब? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वो हकीकतन हैरान हुए थे। अभी तो आपने कहा था। वो लब बसूरगी थी। ओके ओके सॉरी। उन्हें फ़ौरन मदद करना दुरुस्त लगा। इट्स ओके। मुझे भैया 20 लाख रुपये चाहिए। वो असल मुद्दा पे आई थी। हम मुस्तफ़ा नाज़नीन के अकाउंट में रकम जमा करवा दो। मीर आलम खान ने मुस्कुराकर नाज़नीन को तका। पर सर अभी इतनी बड़ी रकम? सर इलेक्शन के लिए हमें पाई की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा की बात पे नाज़नीन की आंखों में शरारे ऊद आए थे। भाई अपने मुलाजमीन को उनकी हदूद आप खुद बाबा करवा दीजिए। नाज़नीन ने आधी बात कहकर मुस्तफ़ा को हकारत से तका था। वरना अगर मैंने ये काम किया तो बहुत नुकसान हो जाएगा लोगों का। गर्दन अकड़ाकर खड़ी वो लड़की मुस्तफ़ा को जहर लगी थी। गुड़िया प्लीज़ ऐसे बात करती, तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मुस्तफ़ा चलो देर हो रही। मीर आलम खान को नाज़नीन का अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया था। तंग आ चुकी हूँ मैं। तुम्हारी फैमिली कब तक ये सब कुछ करेगी? मैं दिन ब दिन एक जहनी मरीज़ा बनती जा रही। दरफ शाम हल्के बाल चिल्ला रही थी। हैदर उसके पीछे चीखने चिल्लाने को नज़रअंदाज करता दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मैं कोई बच्चा पैदा नहीं करूँगी। वो एक बार फिर चिल्लाए। मानता हूँ कि मैं इस शादी में शुरू से कंप्रोमाइज़ करता रहा, पर इस सब में तुम्हारी मदद करने से मैं तो कासिर हूँ। बच्चा तो मैं पैदा नहीं कर सकता ना। हैदर ने शाने उचकाए। पैदा नहीं कर सकते तो अपने माँ बाप से कहो कि मुझसे बच्चे की डिमांड करना बंद करें। वो कुशन ज़मीन पे फेंक कर चिल्लाई थी। उफ ओके, मैं बात करके देखता हूँ। सिर्फ बात करके नहीं देखना, उनसे साफ साफ कह दो मैं बच्चा नहीं पैदा करूँगी। उसने तलखी से कहा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात होगी। हैदर ने माथा खुजाकर कहा। अपने काम की करियर की तुम्हें इतनी फिक्र है, पर मेरे काम का कोई एहसास ही नहीं तुम्हारे ख़ानदान को। उसकी बुड़बुड़ाहटें अरूज पे थी। मुझे नहीं लगता एक बच्चा पैदा करने से तुम्हारे करियर पे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा। वह हैदर संजीद से कहता कमरे से निकल गया था और वो अब अपना गुस्सा बेजान चीज़ों पे निकाल रही थी। दुरेफशां पेशे से एक मॉडल थी। वो एक ऐसी मॉडल थी जिसके लिए उसके कैरियर से बढ़कर कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि उसका शोहर और उसकी शादी भी उसके लिए मानी नहीं रखती थी। वो हैदर की खालाजाद थी।
हैदर की वालदा अपनी भांजी को बड़े चाव से ब्याह कर लाई थी। वो भांजी जो शादी से पहले खाला के पल्लू से बंधती रहती थी, अब उसी भांजी को शादी के चंद दिन बाद अपनी खाला नागिन लगी थी। और हैदर की अम्मा भी अब दुर्फ शाह के रंग डंग देख अफसोस के सिवा कुछ न कर पाती। भाभी दफ्तर से फ़ोन आया था, मेरी नौकरी लग गई, बस अब भाभी सिर्फ ये 1 महीना गुजारा करना पड़ेगा, उसके बाद आप देखना इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। वो चहकती हुई भाभी को बता रही थी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। भाभी की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। भाभी मुझे कल से ऑफिस ज्वाइन करना है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो अभी तक अमेज्ड थी। अरे तुम इतनी काबिल हो, क्यों ना मिलती तुम्हें नौकरी? ये जिन ने तुम्हें काम नहीं दिया ना, उन सब ने हीरा गनवा दिया। भाभी ने मुस्कुरा कर कहा। भाभी आप भी ना, वो खिलखिलाई थी। सावरी एक बात याद रखना, हर एक पे भरोसा ना कर लें। तू बहुत मासूम है, तू दुनिया की चालाकियाँ नहीं समझ पाएगी। बस सबसे एक हाथ तक ही सलाम दुआ रखना। भाभी ने उसका हाथ थाम कर कहा, जी भाभी मैं आपकी बात समझ रही हूँ। वो भाभी की बात से 100% मुताफिक थी। जो अपने भाई को भी खुशखबरी सुना दो। जी भाभी मैं अभी जाकर बताती हूँ, ताकि वो भी टेंशन लेना काम करें। वो पैरों पर चबल अड़सती उठी थी। भाई अंदर आ जाऊँ मैं? उसने दरवाज़ा बजाकर इजाज़त ली। आओ ना, तुम क्यों इजाज़त लेती हो पगली? सावरी का बड़ा भाई पिछले चंद माह से बिस्तर पे था। रोड एक्सीडेंट में उसके भाई की टांगें एक्सपायर हो चुकी थी। खुशखबरी लाई हूँ आपके लिए, आपको पता है मेरी नौकरी लग गई। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। भाई की आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो उनकी आंखों में बेबसी देखकर बोझल दिलो दिमाग लिए उनके कमरे से निकले। रकम पहुंची आपके पास? मालिक शाह ने बड़े धीमे नरम लहजे में पूछा। हाँ रकम तो आपने को मौसूल हो चुकी है। उसने मोबाइल कान से लगाया, अपने खुले गैस में को एक अदा से पीछे को झटका। तो काम अब कब? वो हरामखोर गरीब आवाम का पैसा चाटने वाले इन चंद रुपए में तुम मेरा मालिक नहीं बन गया। पैसा भेज दियो, अब इंतज़ार करो। उसका दिमाग लम्हों में घुमा था। नहीं वो तो दुरुस्त कह रही हो आप, पर हमारा भी तो सोचो ना, वक्त बहुत कम है हमारे पास। मालिक शाह ने अब बाकायदा दांत पीछे थे। तेरे वक्त की कमी का मुझे कोई जोर नहीं आता, मैं तो काम अपने तरीका से ही करेगी। और अगर तेरे को इतनी शदीद वाली दिक्कत है तो ये काम किसी और को दे दे। उसने अपने बंदे को गाड़ी निकालने का इशारा किया था। नहीं मैं इंतज़ार करूँगा, बस काम अच्छे से हो जाए। मालिक शाह ने इस तराब की कैफियत में पहलू बदल कर कहा। चल फिर बात होगी, अभी अपने धंधे का टाइम है बॉस। वो बगैर मुकाबले की सुने काल काट गई थी। मोबाइल को अपने जीन्स की पॉकेट में डालकर अपने ब्लैक लैंड क्रूज़र का बैक डोर खुलकर बैठी थी। कुछ ही लम्हों में उनकी गाड़ी सबक रवि से सड़क पर फिसलती जा रही थी। गाड़ी करीब कोई आधे घंटे बाद कब्रिस्तान के सामने जाकर रुकी थी। उसने अपने बैग में से एक काला मगर सफ़ेद फूलों से मुज़िया अस्टाला निकालकर सर पे उड़ा था। आंखों पे स्याह चश्मा लगाकर वो गाड़ी से उतरी थी। उसका मुकम्मल लिबास स्याह था, स्याह टी शर्ट, स्याह जीन्स। वो धीरे धीरे चलती अपनी मतलूबा कब्र के पास आई थी। कुछ लम्हे वो वहाँ खड़ी रही, जो कर कब्र की तख्ती पे हाथ फेरा। उस कब्र के साथ बनी दूसरी कब्र के पास जाकर उसने दूसरी कब्र पे भी हाथ फेरा और फिर कब्रों के पैरों के पास जाकर खड़ी, दोनों हाथ उठाकर दुआ की। दुआ पूरी करके उसने निगाहें इर्द गिर्द घुमाई थी। कब्रिस्तान की खामोशी को एक नज़र देखा, एक नज़र आसमान को देखा। वो अपनी गाड़ी की सम्मत आई थी। ड्राइवर ने गाड़ी दोबारा चलाना शुरू कर दी थी। ड्राइवर ने शीशे से देखा था, जो अब भी कलफ लगे लिबास की मानंद अकड़ कर बैठे थे। चश्मा अब भी उसकी आंखों पे था, पर स्टॉलर उतर चुका था। उसके स्याह बाल उसके चेहरे के गिर्द फैले उसे मजीद हसीन बना रहे थे। गाड़ी एक बार फिर मंजिल मतलूब पे जाकर रुकी थी। वो गाड़ी से उतरकर एक अदा से चलते सामने बनी 2 मंजिला पर कदरे बोसीदा इमारत की दहलीज पर जाकर रुकी थी। उसे देखते ही शोला मैडम की सदाएँ गूंजी थी। वो अंदर एक नज़र डालकर मुस्कुराई थी। अरे शोला आओ आओ, कल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। भाई ने खुश आमदी कहा। क्यों भाई, तेरे हार्ट पे क्या मेरे नाम के अटैक पढ़ रहे थे? खैरियत? उसने आंखों पे से चश्मा उतारकर बमें उचकाकर पूछा। हीरी, अरे बातें तो बड़ी मज़ेदार करती है। बाई की भीगी सी हिंसी पे उसका मूड बिगड़ा था। अय भाई, खाली पॉकेट में दिमाग चढ़ना बंद, काम बता किया। उसने अपने नशीले नैन मटका कर कहा। नया माल आया, एकदम अनटच। बाई कमीनगी से कहा। अरे वाह, कहाँ है गाड़ी बरू? उसने चह कर कहा। ए जुल्फ़ी, ओ जुल्फ़ी, माल गाड़ी में डाल। भाई ने अपने ख़ास बंदे को आवाज़ गए। वैसे शोला इस बार पूरी 25 लड़कियाँ हैं, दाम क्या देगी? भाई ने बाकायदा हाथ मसले थे। धीरे रख, इतनी दूंगी कि तेरी 7 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। उस शोला ने मुस्का कर कहा। कितना कितना देगी? भाई ने बेसब्री से पूछा। 10 करोड़। उसने आंखों पे वापस चश्मा लगा कर कहा। 10 करोड़, नया आने वाला माल भी तेरा? भाई की खुशी की कोई इंतहा ना थी। चलती हूँ, वो नज़ाकत से कहती कोठे से निकल गई थी और पीछे भाई 10 करोड़ उंगली पे गिनने लगी थी। यार मैं तंग आ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं तंग आ चुका हूँ। हैदर अपने कैबिन में बैठा अपने दोस्त के साथ अपने दुख में रो रहा था। यार जब दुर्फ शाह भाभी
राज ने तो वो अपनी फैमिली को समझा। असफान ने अपने तौर अच्छा मशवरा दिया, कोई कुछ भी समझने को तैयार नहीं। दुर्फशाह ने साफ कह दिया कि वो कोई बच्चा नहीं पैदा करेगी, पर माम डैड और दादा जान और दादू उनको पोता पोती चाहिए। अब तो मुझे बता मैं क्या करूं। हैदर अपना सर जाहिया से थाम पर घूर रहा था। भाई मेरी माँ, इस बात का तो एक ही हाल है, तू शादी कर ले। असफान ने चेहरे पे सजीदगी तारकर कर, इससे ख़राब मशवरा नहीं था कोई। मतलब तू चाहता है मैं नीम पागल से पूरा पागल हो जाऊँ। हैदर ने उसकी नोटिस उठाकर उसके दे मारे थे। यार भलाई का जो ज़माना ही नहीं, मैंने तो खलूस दिल से मशवरा दिया तुझे, अब बाकी तेरी मर्जी। उसने ताप कर कहा, नहीं यार ऐसी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। हैदर ने सोच कर ही जुर्जी ली थी। असफान उसकी हालत देख कह कर गए बगैर नहीं रह पाया था। मैं आप सबको इन अंधेरों से निकालना चाहता हूँ। मेरा मकसद आप सबको सस्ती बिजली, पक्की सड़कें, स्कूल और अच्छे अस्पताल फराहम करना है। मैं जानता हूँ आप सबके लिए मुझ पर यकीन करना बहुत मुश्किल, पर मैं दिल से चाहता हूँ आप सब मुझ पे एक बार यकीन करें। इस बार के इलेक्शन में हमें मौका देकर ये हुकूमत हमें दिलवाएं। मीर आलम खान स्टेज पर चढ़कर मजदूर पेशा आवाम से मुखातिब था। रात के इस पर वहाँ लोगों का हजूम इकट्ठा था। मीडिया टीवी चैनल पे लाइव कवरेज दिखा रहा था। इस महफिल से बहुत दूर वो अपना स्टॉलर पहने हर शख्स को बड़ी गहरी नज़रों से देख रही थी। मीर आलम खान स्टेज से उतर चुके थे। स्पेशल सिक्योरिटी के दौरान उन्हें उनकी गाड़ी तक पहुंचाया गया था। वो भी अपनी गाड़ी स्टार्ट कर चुकी थी। वो उनकी गाड़ी रवा होने से पहले ही अपनी गाड़ी स्टार्ट कर गाड़ी के एक्सीलेटर हवा की दोष पे छोड़ चुकी थी। इस वक्त वो मीर आलम खान के बंगले की पिछली जानब खड़ी थी। गाड़ी वो यहाँ से बहुत दूर रोक कर आई थी। अब बस उसे ये लोहे की खारदार संगलाखों को फलांगना था। वो दीवार पर बड़ी मुहरा से चढ़ी थी। संगलाखों को थमे बगैर वो बिना आवाज़ पैदा किए फलांग नहीं सकती थी। मजबूरन उसने सलाखों को थामा था और बिना आवाज़ पैदा किए वो दूसरी तरफ रेंगती हुई उतरी थी। ज़मीन पर बैठकर उसने अपने हाथों को देखा तो उसके हाथों से खून रस रहा था। वो अपने हाथ नज़रअंदाज करती उस घर का नक्शा देख पाइप पे तेज से चढ़ी थी। जब वो खिड़की से अंदर मीर आलम खान के कमरे में कूदी थी, तब वो आईना के सामने खड़ा अपनी घड़ी उतार रहा था। मीर आलम खान को शुभ हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही मुड़ा सामने झटका तो उन्हें तब लगा जब वो गज भर की लड़की उन पे पिस्टल तान कर खड़ी थी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मीर आलम खान ने गरीबती आवाज़ में पूछा। ये मुझसे क्या पूछती हो? अपनी किस्मत से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कौन और क्या बनकर आई हूँ। उसकी सुनहरी आंखें चमक रही थी। बकवास बंद करो बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें यहाँ अंदर किसने आने दिया? मीर आलम खान ने आगे बढ़कर उसका बाजू दबोचा। हाँ मीर आलम खान, सोचना भी मत कि मुझे यहाँ से मेरा मकसद पूरा हुए बगैर निकाल पाओगे। उसने कहते ही उसके पेट पे लात मारी। लात इतनी जोरदार कि एक पल को वो लड़कर उसका बाजू छोड़ता चंद कदम पीछे हुआ था। मौत बनकर आई हूँ तुम्हारे लिए और जो देने आई हूँ वो देकर ही जाऊंगी। वो मुस्कुराकर अपनी पॉकेट से एक और पिस्टल निकालकर उसकी आंखों के आगे लहरा आ गई थी। मौत बनकर आई हो मेरी तो मतलब आप मुझे सौंप कर जाओगी? मीर आलम खान तंजिया से थे। घटिया ठरकी बूढ़े उसने पंच घुमाकर उनके मुंह पर मारा था। मीर आलम खान कराह कर रह गए थे। अभी मेरा घटियापन तुमने देखा ही कहाँ है? वो उसके दोनों हाथों से पिस्टल ऊंचा कर बेड पे फेंकते, उसकी दोनों कलाइयाँ मोड़कर उसकी पोस्ट पे बांधकर उसकी बेबसी देखकर मुस्कुराते। वो शोला शबनम सी लड़की खुद को उनकी गिरफ्त से आज़ाद कराने की कोशिश में फड़फड़ा कर रह गई। अब बताओ किसने भेज जाए? वो उसके कान के पास अपने लब ला कर धीमे लहजे में मुस्तफसर हुए थे। ये तुम्हारा मसला नहीं, मेरे हाथ छोड़ो नहीं तो कसम खाकर कहती हूँ आज अपने फार्मेट से हट कर काम कर गुजरूंगी। वो तकरीबन घुर्राई थी। ना इतना भी पागल नहीं कि मैं अपनी होने वाली कातला को छोड़ दूँ। उसकी नाजुक कलाइयों को उन्होंने मजीद जारियत से दबाया था। बहुत पछताओगे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। वो इस कदर जोर लगा रही थी कि एक पल को मीर आलम खान उस पर अचंभा हुआ था कि ये लड़की भी है या नहीं, क्योंकि उसकी ताकत तो मर्दों से थी। ऐसी बात है तो फिर तो मैं पछताने को तैयार हूँ। वो दिलकशी से मुस्कुराए थे और देखते ही उसने ऐसी कलाबाजी मारी थी कि मीर आलम का मुंह हैरत से खुला था। उसने मीर आलम खान को कमर पे लात मारी थी। मीर आलम खान का शिद्दत से दिल चाह कि वो उसका गला दबा दे। शोला ने फुर्ती से बेड पे से दोनों पिस्टल उठाई थी और मुड़कर मीर आलम खान को एक चंजे मुस्कुराहट लिए देखा। शोला को क्या शबनम समझे थे तुम? अपन शोला है, जहाँ जाती है ना वहाँ आग लगा कर ही निकलती है। वो मीर आलम खान की संजीदा आंखों में अपनी स्याह नशीली आंखें गाड़ कर बोली थी। मीर आलम खान महज अपनी मुठ्ठियाँ बीज कर रह गया था। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।